नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की पटना से आई एक बड़ी खबर को लेकर। दरअसल पटना में बहुत बड़ी आतंकी साजिश का एक खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे में गड़बड़ी फैलाने की साजिश थी और इसके लिए यह कहा जा रहा है कि 15 दिनों से संदिग्ध आतंकवादियों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही थी। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री ने पटना का दौरा किया था और इससे ठीक पहले पटना पुलिस ने एक मकान पर रेड डालकर आतंक की इस फैक्ट्री को बेनकाब कर दिया। इसके बाद कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। इनको लेकर लगातार जांच पड़ताल चल रही है। पीएफआई कनेक्शन जुड़ा हुआ है और खबर तो यह भी है कि 2047 तक ये दोनों मिलकर ये कहा जा रहा है पूरी प्लानिंग के साथ एक मिशन पर काम कर रहे थे और यह मिशन था भारत का इस्लामीकरण करना, भारत को इस्लामी राज्य बनाना। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पटना में संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। 12 जुलाई की बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। निशाने पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिमी से लेकर पीएफआई तक का कनेक्शन। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के दौरे पर आए थे। विधानसभा के 100 साल के मौके पर उनका ये दौरा बेहद छोटा था, मगर इस दौरे में गड़बड़ी फैलाने की एक बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही थी। ये खुलासा पटना पुलिस ने किया है, जिसने पीएम मोदी के दौरे से महज एक दिन पहले यानी 11 जुलाई की शाम 7:30 बजे घटना के फुलवारी शरीफ इलाके में एक संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। पुलिस की छापेमारी में ये 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनमें से एक झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन है, तो दूसरा अलहर परवेज, जो पटना में 2023 में हुए बम धमाके के आरोपी का सगा भाई है। इत्तेफाक देखिए कि 2013 में भी हुंकार रैली करने आए नरेंद्र मोदी को ही निशाना बनाया गया था। उसी साजिश को आगे बढ़ाते हुए अतहर ने मोहम्मद जलालुद्दीन के घर को 16,000 रुपए की रकम के बदले किराए पर लिया और देश विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाना जारी रखा। तभी 11/7/2022 को हमें एग्जैक्ट और पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिला कि वहाँ पे अहमद पैलेस पे, ईसोपुर में नहर के पास अहमद पैलेस में ऊपरी मंजिल पर पिछले 2 महीने से ऐसी एक्टिविटी चल रही है जिसका कोई नाम नहीं है, जिसमें दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं बहुत ही संदेहास्पद आ रहे हैं। इवन कुछ लोगों को हम लोगों ने टेक्निकली और साइंटिफिकली चेक कराया तो वो लोग नाम बदल करके एयर टिकट, नाम बदल करके होटल में रुकना, ये सब कर रहे थे। सिर्फ अपना नाम ही नहीं, पुलिस के मुताबिक ये देश का ईमान बदलने की साजिश रच रहे थे। 2047 तक भारत को इस्लामी देश बनाने का इनका प्लान था। इनके आतंकी ठिकाने से दस्तावेज मिला है जिस पर लिखा है इंडिया 2047 और नीचे लिखा है टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। यानी ये 2047 तक भारत में इस्लाम का राज कायम करने के प्लान पर काम कर रहे थे। सुनिए इस मकसद को हासिल करने के लिए उनका क्या प्लान था। अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी पीएफआई के साथ आ जाता है, पीएफआई वुड सब्जुगेट द कावर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी। उसके बाद पीएफआई जो बहुसंख्यक, कमजोर और डरपोक समुदाय है, उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी, और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी। देश के 10% मुसलमानों की मदद के अलावा पीएफआई के इस दस्तावेज में विदेशी मुल्कों से मदद मांगने का भी ब्यौरा दर्ज है। सुनिए। राज्य के विरुद्ध पूरी तरह से लड़ाई के समय, अपार्ट फ्रॉम रिलाइंग ऑन आवर ट्रेंड पीई कैडर्स, हम अपने पीई कैडर्स के अतिरिक्त वी वुड नीड हेल्प फ्रॉम फ्रेंडली इस्लामिक कंट्रीज। हम इस्लामिक कंट्रियों से मदद चाहते हैं। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स पीएफआई हैज डेवलप्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद टर्की, ए फ्लैग बेरर ऑफ इस्लाम। साफ है कि ये नेशनल ही नहीं, एक इंटरनेशनल साजिश है जिसका पर्दाफाश पटना में हुआ है। अब इस मॉड्यूल के इन 2 चेहरों की कुंडली भी आपको बता दें। मोहम्मद जलालुद्दीन, जो झारखंड पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं, उसके मकान से ही देश विरोधी गतिविधियां चल रही थी। वहीं अतहर परवेज के तार सीधे सिमी से जुड़े बताए जा रहे हैं।
ये भी पता चला है कि ये जो लोग हैं ये सिमी के जो कार्यकर्ता कहिए, सिमी के जो संदिग्ध आतंकवादी जो जेल में बंद हैं उनको ये लोग जमानत पे रिहा करवाया करते थे और इन्हें प्रशिक्षण दिया करते थे। और दरअसल हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने का जो है ये पूरा जो काम है इस आतंक के पाठशाला में जो है वो चलाया जा रहा था। और अब फिलहाल पुलिस ने इस आतंक की पाठशाला को सील कर दिया है। अतर परवेज सिमी का पूर्व सदस्य है। साल 2001 में सिमी बैन हुआ। उसके बाद बिहार में 2001, 2003 और 2013 में जितनी आतंकी वारदातें हुई उन सभी में आरोपियों की जमानत इसी ने दी। अतर का छोटा भाई मंजर परवेज 2013 में पटना में हुए बम धमाके का मुख्य आरोपी है। ये धमाका हुंकार रैली के दौरान हुआ था जिसे नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। पिछले 2 सालों से ये पीएफआई और एसडीपीआई के नाम पर बहुत सारे लोगों को ट्रेंड कर रहे थे। बाहर के जो चरमपंथी एलिमेंट से उनको यहाँ आश्रय दे रहे थे, उनको ये कम्युनिकेट कर रहे थे। और 6 और 7 तारीख को, 6 और 7 जुलाई को यहाँ पर मार्शल आर्ट के नाम पर स्थानीय लोगों को बिहार के चरमपंथी तत्वों द्वारा तलवार, चाकू चलाने, दूसरे संप्रदाय के प्रति उन्मादित करने, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने का प्रयास किया गया था। इस बार जब पीएम मोदी का पटना दौरा तय हुआ तो एफआईआर के मुताबिक फुलवारी शरीफ में 15 दिन पहले संदिग्ध आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई। रेड के दौरान पुलिस को पता चला कि 6 और 7 जुलाई को संदिग्ध आतंकियों की बैठक भी हुई थी। हम डेरा दिए रहने के लिए अपना एनजीओ खोलेंगे और हमरा जेल भेज दिया जा रहा है। ये कहाँ के नियम है? जो मकान बना के भाड़ा में देगा वो जगह जेल है। पटना के पास ये सब कुछ विवादित मुस्लिम संगठन पीएफआई के इशारे पर चल रहा था, मगर अतर और जलालुद्दीन ये दावा करते रहे कि वो एक एनजीओ चलाते हैं। इस बात का भी खुलासा हुआ है कि ज्यादातर युवा केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और अन्य कई राज्यों से इनके यहाँ आतंक की ट्रेनिंग लेने के लिए आया करते थे। वहीं पुलिस को 83 लाख रुपए से ज्यादा फंडिंग के सबूत भी मिले हैं। अरविंद ओझा के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। हम आपको बता दें कि पीएफआई ने बयान जारी कर यह आरोप लगाया है कि पटना पुलिस ने फर्जी दस्तावेज लगाकर आतंक की साजिश वाली काल्पनिक कहानी को गढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का यह दावा है कि उसे भनक तो पहले ही लग गई थी, मगर वो 100% कंफर्म करने के बाद ही रेड डालना चाहती थी। और अब उसने जब रेड डाली तो प्रधानमंत्री के दौरे में गड़बड़ी फैलाने के अलावा नुपुर शर्मा के बयान को लेकर उकसाने के सबूत भी मिले हैं। यही नहीं, उसे भारत को इस्लामी देश बनाने की साजिश वाले दस्तावेज भी मिले हैं। हालांकि अब पीएफआई इनसे भी लगातार पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। उसका यह कहना है कि यह उसकी लोकप्रियता को कम करने का प्रयास है। पहले भी कई बार ऐसा किया गया है। तो आरोप प्रत्यारोप के बीच में आज तक के संवाददाता सुजीत कुमार झा ने इसी साजिश को लेकर बिहार के एडीजी जेएस गंगवार से बातचीत की है। यह बातचीत हम आपको सुनाते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर जेएस गंगवार जी हैं। गंगवार जी, क्या था ये? दरअसल ठीक उनके आने से एक दिन पहले 12 की उनकी यात्रा थी पटना की और 11 को गिरफ्तारी होती है 2 आतंकवादियों। हालांकि सूचना ये भी आ रही कि तीसरा भी गिरफ्तार हो गया। देखिए, मैं आपको बता दूं, पटना के शहरी क्षेत्र में फुलवारी शरीफ एक थाना है। उस थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं और अवैध तरीके से वहाँ पे कुछ कार्रवाई का संचालन करते हैं। तो उसी क्रम में पुलिस के द्वारा छापामारी कर दी गई है और वहाँ पर से पोस्टर, बैनर, दस्तावेज, पीएफआई के डॉक्यूमेंट्स वगैरह बरामद भी कर लिए गए। 2 मोबाइल फोन को भी वहाँ से जब्त किया गया है और 2 व्यक्तियों को वहाँ पे गिरफ्तार भी किया गया। उन गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के आधार पर आगे की रणनीति और आगे की छानबीन और आगे का अनुसंधान किया जा रहा है। कुल अभी तक जो छानबीन में बात सामने आई है उसमें 26 लोगों का नाम आया है और पुलिस के द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई है फुलवारी शरीफ में 827/22, उसमें गंभीर धाराएं हमने शामिल की हैं।
26 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। और अब इन दो लोगों का क्या बैकग्राउंड रहा है, इनकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, किस मकसद से वहां जुटे हुए थे, क्या क्या लोग वहां पर प्लानिंग करते थे, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, सोशल मीडिया का भी एनालिसिस की जाएगी और मोबाइल फोन के भी सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह खंगाले जाएंगे। ये सभी अनुसंधान का विषय है और अनुसंधान पटना पुलिस कर रही है, सीनियर लोग उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। तो उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि इनका क्या बैकग्राउंड था, नेटवर्क इनका कहाँ कहाँ से। जहाँ तक बैकग्राउंड की बात है कि अतर परवेज का भाई गांधी मैदान ब्लास्ट में शामिल था, वो तो प्रमाण है ही। सिमी का पूर्व सदस्य रहा है वो। जो आपने बताया है वो अभी पुलिस वेरीफाई कर रही है और वेरीफाई करने के बाद में वो सारे लिंक्स को हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो एडीजी को आप सुन रहे थे। वहीं हम आपको बता दें कि पटना में जहां पर इस्लामी राज्य की स्थापना करने की साजिश का यह भांडाफोड़ हुआ है, तो वहीं लखनऊ में सबसे बड़े मॉल के बीचों बीच नमाज पढ़ने को लेकर विवाद शुरू हो गया। सीएम योगी ने जिस मॉल का उद्घाटन किया था, वहीं कुछ लोगों के नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो के साथ ही मॉल में 80% मुस्लिमों को नौकरी देने पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। लखनऊ के सबसे बड़े मॉल में नमाज पढ़े जाने को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग मॉल में नमाज पढ़ रहे हैं। आसपास से गुजरने वाले लोग उन्हें थोड़ी हैरानी से देख रहे हैं। हैरानी इस वजह से क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के शासन में ये सख्त हिदायत है कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा न की जाए। यही नहीं, ये वही लुलु मॉल है जिसका उद्घाटन 10 तारीख को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था और अब इसी मॉल में नमाज पढ़ने की तस्वीरें सामने आई हैं। इस विवाद में अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास कूद पड़े हैं। उन्होंने लुलु मॉल में नमाज पर कड़ी आपत्ति जताई। यही नहीं, 80% मुसलमानों को रोजगार देने और मुस्लिम लड़कियों को रखने के साथ ही 20% हिंदू लड़कियों को रखने के कायदे पर नाराजगी जताई। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर नमाज पढ़ी जाती रही तो उन्हें वहां हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। वहां पर 80% मुसलमान को ही उन्होंने रखा है, लेकिन 20% जो है हिंदू लड़कियों जो रखा है, एक भी मुस्लिम लड़की को नहीं रखा है, हिंदू लड़की को रखा है। इसमें और भी मामले हैं। दूसरा, जिस प्रकार से मॉल में कल नमाज पढ़ा गया, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होके, अगर ऐसा चलता रहा तो हम वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे ही तेवर हिंदू महासभा के भी हैं। उसने लुलु मॉल को लव जिहाद का अड्डा करार दे दिया है। हिंदू महासभा के मुताबिक अगर मॉल में नमाज पढ़ी जाएगी तो उनका संगठन मॉल में पहुंचकर सुंदर कांड का पाठ करेगा। ऐसी परिस्थिति को टालने के लिए उसने सीएम योगी आदित्यनाथ से मॉल में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग की है। वहाँ पर आज मॉल के अंदर फर्श पे बैठ के लोगों ने नमाज पढ़ी, जिसके कारण वहां पर जो सरकार के आदेशों का खुला उल्लंघन हुआ और सार्वजनिक रूप पे नमाज ना पढ़ने की हिदायत शुरुआत से सरकार देती आ रही है और मनाही की गई। मुस्लिम मौलानाओं के द्वारा भी कहा गया कि नमाज पढ़नी है तो मस्जिदों में पढ़े। उसके बावजूद इस तरीके का जो कृत्य हुआ है, इसके लिए मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा, ऐसी जगह पे कड़ी कार्रवाई की जाए जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में बना लुलु मॉल यूपी की राजधानी का सबसे बड़ा मॉल है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक कंपनी के एमडी का नाम एमए यूसुफ अली है। इस ग्रुप का कारोबार यूएई तक फैला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 जुलाई को इसका उद्घाटन किया और उसके 3 दिनों के भीतर ही ये मॉल विवादों में घिर गया है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। आबादी की अगर बात करें तो देश अगले साल चीन को पीछे छोड़ने वाला है। यूएन की रिपोर्ट कम से कम यही कहती है। इस बीच हम आपको बता दें कि देश में बढ़ती आबादी पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी खाने और आबादी बढ़ाने वालों पर निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा और कैसे इसको लेकर सियासत हो रही है, हम आपको दिखाते हैं।
खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके एक जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। पॉपुलेशन के बारे में बार बार आप बात करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत आप पैदा करते हैं। जनसंख्या पर सियासी जंग छिड़ गई है। विश्व जनसंख्या दिवस पर सीएम योगी ने जहां एक वर्ग की जनसंख्या के असंतुलन से सावधान किया, तो अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आबादी बढ़ाने वालों को पशु जैसी सोच वाला करार दे दिया है। मनुष्य के पास अगर बुद्धि नहीं होती तो मैन इज द वीकेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ। लेकिन एक कॉग्निटिव इंपल्स आया कभी उसके जीवन में, उसने उसका जीवन बदल गया, सर्वश्रेष्ठ बनाया। लेकिन केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा, इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इज ए ट्रूथ applicable to animals, not to humans. मोहन भागवत कर्नाटक के एक दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत के तेजी से तरक्की करने के संकेत हर ओर से मिल रहे हैं। 10-12 साल पहले कोई कहता कि भारत तेजी से तरक्की करेगा तो कोई इसे गंभीरता से नहीं लेता। वहीं देश रफ्तार पकड़ रहा है और इसमें आबादी एक बड़ी बाधा है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया। मनुष्य के पास अगर बुद्धि नहीं होती तो मैन इज द वीकेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ। लेकिन एक कॉग्निटिव इंपल्स आया कभी उसके जीवन में, उसने उसका जीवन बदल गया, सर्वश्रेष्ठ बनाया। लेकिन केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा, इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इज ए ट्रूथ applicable to animals, not to humans. In humans, the fittest persons will make others survive. पॉपुलेशन के बारे में बार बार आप बात करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत आप पैदा करते हैं। खुद ब खुद भारत का पॉपुलेशन TFR रेट डिक्लाइन हो रहा है। 2030 तक भारत का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा, मगर जितनी चीख पुकार, जितनी पेट में और सर में दर्द जो हो रहा है उन लोगों को, अरे जरा तो शर्म रखो। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत में है, हमारे भारत की 50% आबादी 25 साल के कम उम्र के युवाओं की है, कुछ तो करो उनके लिए। इससे पहले सीएम योगी ने एक वर्ग की आबादी बढ़ने से मूल निवासियों से उनकी संख्या ज्यादा हो जाने पर अराजकता का बयान दिया था। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके एक जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। इस बयान पर भी ओवैसी भड़क गए थे। अब ओवैसी ने कहा कि अगर भारत सरकार 2 बच्चों के मानदंड का बिल लाएगी तो वो उसका समर्थन कतई नहीं करेंगे। उनका कहना है कि ये भारत के हक में नहीं होगा। भारत की जनसंख्या अपने आप गिर रही है और 2030 तक ये स्थिर हो जाएगी। आप पॉपुलेशन से इम्बैलेंस कहां देख रहे हैं? आपको तो ये देखना चाहिए कि जो भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस पार्टी को आपने सत्ता में लाया, उसने क्या किया 8 साल में? क्या पूरे विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर 50 साल से 50% आबादी 25 साल के उम्र की है, 60% आबादी 40 साल की उम्र की है? आपने उनको रोजगार क्यों नहीं दिया? 8% बेरोजगारी हो चुकी है भारत में। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा अगर है तो भारत में है। इस पर बात करिए ना मोहन भागवत साहब। इस बहस के बीच संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने बताया कि अगले साल भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। जनसंख्या के लिहाज से वो चीन को पीछे छोड़ देगा। इसके लिए एक समुदाय को लेकर सियासी निशाना साधा जा रहा है। दूसरी तरफ बचाव में ओवैसी दावा कर रहे हैं कि मुसलमानों में प्रजनन दर सबसे कम हुआ है। आज तक ब्यूरो।
तो बढ़ती आबादी एक गंभीर समस्या है, लेकिन उतनी ही गंभीरता से सियासत जो है वो भी इस मामले पर हो रही है। आगे बढ़ते जम्मू कश्मीर में घर घर तिरंगा मुहिम को लेकर सियासत फिलहाल काफी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इस पर आपत्ति जताई है। महबूबा ने कहा कि भगवा को पसंद करने वाले हमारे घरों में घुस घुस कर आखिर तिरंगा क्यों लगा रहे हैं। आज हम 15 अगस्त मनाते हैं, हम 26 जनवरी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? कि हम आजाद हो गए, और 26 जनवरी इसलिए कि हम एक जमहूरियत बन गए, क्योंकि उन्होंने हमें तानाशाही उस वक्त की बादशाह से निजात दिलाई। मगर हमने एक जमहूरी हिंदुस्तान के मुल्क के साथ बराबरी के रिश्ते से, दूसरी रियासतों की तरह नहीं, हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हैं। हमने मुसलमान होने के बावजूद पाकिस्तान के साथ जाने से इनकार कर दिया, हिंदुस्तान की जमहूरियत से हाथ मिलाया, यहाँ के सेकुलरिज्म से हाथ मिलाया। तभी हम वहाँ का इस मुल्क का झंडा हमने उस वक्त कबूल किया, और उसके साथ अपना झंडा मिलाया, और दोनों झंडों को हम सलाम करते रहे। मगर आज ये घर में घुस घुस के हमारे घरों में झंडे लगाते हैं। अरे झंडा लगाने कोई ये घुस के मारने वाली क्या बात है क्या कोई? ये तो हर झंडे की, हर मुल्क के झंडे की जो है एक इज्जत होती है। सब लोग इज्जत करते हैं झंडे की, मगर एक घर में घुस घुस के झंडा लगाने से ये क्या तमाशा है? ये तो खुद उस झंडे की इज्जत नहीं करते हैं। खुद कहते हैं हमें भगवा झंडा चाहिए, हमें तिरंगा नहीं चाहिए, और हमें यहाँ आके सबक सिखाते हैं। तो आपने सुना महबूबा मुफ्ती को। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला का एक बयान भी वायरल हुआ था। लेकिन अब बात करते हैं लोकसभा सचिवालय के ताजा सर्कुलर को लेकर। लोकसभा सचिवालय ने एक सर्कुलर को जारी किया है, और इसमें उन तमाम शब्दों की सूची दी गई है जिसे असंसदीय करार दिया गया है। अगर ये शब्द संसद में बोले गए तो फिर उन्हें संसद की कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। इस शब्दों की बात की जाए तो जुमलाजीवी, कोविड स्प्रेडर, करप्ट, ड्रामा, हिपोक्रेसी, अपमान जैसे तमाम शब्द हैं जिन्हें असंसदीय शब्दों की सूची में रखा गया है। इस सूची पर फिलहाल कांग्रेस ने तीखी आपत्ति जताई है। कैसे संसद में असंसदीय शब्दों को लेकर हल्ला बोल हो रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये सिर्फ वही लफ्ज है जो सच्चाई थी, भाजपा के नेताओं को चिपक रही थी बिल्कुल। तो अगर सच्चाई किसी को चिपक रही है और वो झूठ कर रहे हैं, वो पर्दाफाश हो रहा है, तो उसको अनपार्लियामेंट्री कर दो। वो तो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में कहीं है नहीं। अगर आप झूठ बोलने में माहिर हो, आपके गृह मंत्री ने खुद एक कैमरे के सामने कह दिया कि चुनाव के वक्त हम जो कहते हैं वो तो जुमले होते हैं। फिर हमने कहा जुमलेबाज, कहां से अनपार्लियामेंट्री हो गया? ये सवाल उठता है कि शब्द किसी के एकाधिकार में नहीं होता है, और अमर्यादित भाषा पर भी किसी का एकाधिकार नहीं होता है। यदि विपक्ष अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेगा, सत्ता पक्ष के रूप में मैं भी करूंगा, तो जो कुछ भी बनता है वो किसी विपक्ष या सत्ता पक्ष के लिए नहीं, सदन के लिए बनता है। सदन की मर्यादा, सदन की गुणवत्ता, सदन की श्रेष्ठता और सदन की भूमिका, यह लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। जो लोग सदन में बैठकर सिर्फ अमर्यादित भाषा के आधार पर समाचार पत्र की सुर्खियों में रहना चाहते हैं, जिनकी कोई रुचि देश के विकास के कार्यों में हाथ बटाने की या रचनात्मक बहस को आगे बढ़ाने की नहीं है, वे ही इससे प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। अन्यथा इस देश के छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक ये चाहते हैं कि सदन के बीच में मर्यादित बहस हो। अनपार्लियामेंट्री वर्ड के दूर की बात, वो अहम नहीं है, कंटेक्स्ट अहम है। मैं कहूंगा पार्लियामेंट में खड़े होकर कि मैं देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर फूल फेंक कर मारूंगा, क्योंकि देश के युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बना दिया। तो क्या फूल को अनपार्लियामेंट्री बना देंगे आप? नहीं, फूल अच्छा, फूल बरसा के मारूंगा। और ये कहूंगा कि भाव फूल बरसाओ मोदी सरकार पर कि उन्होंने भारत के नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। तो क्या अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा? कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। यदि सड़क पर प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम संसद के भीतर प्रयोग करेंगे तो इसका असर सिर्फ विमर्श पर ही नहीं होगा, वर्तमान पर भी नहीं होगा, आने वाली पीढ़ियों पर होगा। संसदीय जनतंत्र सिर्फ बुलेट से ही नहीं समाप्त होता है, बोली से भी समाप्त होता है। संसद सिर्फ बोलने के लिए नहीं बना है, कानून बनाने के लिए बना है। देश की विधायिका का जो महत्व है, उस महत्व में सरकार की नीतियों कार्यक्रमों की आलोचना करना, विपक्ष के व्यवहार और उसके विकल्प द्वारा दिए जा रहे विकल्प की आलोचना करना जो सत्ता पक्ष करती है, इन दोनों की
एक दूसरे की आलोचना करने में, एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखने पर क्या हमारे शब्दकोश में शब्द कम पड़ गए हैं कि हम शब्दकोश से बाहर के उन शब्दों को लाएं जिन शब्दों से विमर्श कम होता है और उत्तेजना अधिक होती है। तो शब्दों को लेकर यह बवाल है, लेकिन इन सब के बीच में हम आगे बढ़ते हैं अमरावती की तरफ, जहां पर भारी बारिश से एक बिल्डिंग भरभरा कर गिर पड़ी। इस हादसे की तस्वीरें जो हैं वो कैमरे में कैद हो गई हैं। हालांकि गनीमत वाली बात यह रही कि इसमें किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे बाढ़ बारिश की वजह से एक बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर पड़ी। और गनीमत इस पूरे घटना में यही कि किसी तरह के जान का नुकसान इसमें नहीं हुआ है। बिल्डिंग पडलेली आहे ते श्रीकृष्ण। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।